सभी को नमस्कार। 71st बीपीएससी पीटी एंड मेंस एग्ज़ाम अगले 8-10 महीने में उम्मीद है कि हो जाएगा। तो अब 71st बीपीएससी को लेके लगातार अपने इस यूट्यूब चैनल पे और अपने टेलीग्राम चैनल पे लगातार मैं लेक्चर पीडीएफ सब कुछ शेयर कर रहा हूँ। तो इसी सीरीज में मैं क्या कर रहा हूँ कि जो 71st बीपीएससी निबंध को लेके कुछ राजनीतिक मुद्दे का टॉपिक मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। और उसमें से एक जो अभी काफ़ी चर्चा में है, जातिगत जनगणना, तो इसको किस तरीके से लिखा जाए, क्या भूमिका में लिखा जाए, क्या बॉडी पार्ट में लिखा जाए, क्या निष्कर्ष में लिखा जाए, इस टॉपिक को मैं डिटेल से बताऊंगा। बाकी देखिए 71st बीपीएससी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक ना, तो आपको जीएस पेपर फर्स्ट, सेकेंड और निबंध तीनों पेपर पे आपको इक्वल ध्यान देना पड़ेगा। इन्हें कि किसी पर कम किसी पर ज़्यादा। खास करके आपको डीआई के सेक्शन पे अच्छा आपको मतलब मेहनत करना पड़ेगा, निबंध के पेपर पे और जीएस पेपर 2 और करंट पे। ये सब ऐसा चीज़ है जहाँ पर आप अच्छा मतलब कि टाइम दे के एक बेहतर पास मेंस में ज्ञान कर सकते हैं। 70 जो भी जस्ट बीपीएससी एग्ज़ाम मेंस का हुआ है, तो उसमें मैं इस तरह का कई अलग अलग टॉपिक का मैं निबंध का एक टॉपिक दिया था, चाहे वो बिहार के मुहावरे या लोकोक्तियाँ हो जाए या राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, ऐसे कई सारे टॉपिक में दिया था। उसी में से क्वेश्चन आपका आया है। तो इस बार भी 71st जो कि मैं जो बैच शुरू करूँगा 6 मई से, जिसमें कि पीटी, मेंस, डीआई, ऐसे सब मैं कवर करूँगा। तो उसमें जो पॉलिटिकल जो इशू पर जो भी मैं ऐसे कराऊँगा, उसका मैं अभी लिस्ट अभी सामने आपको दे रहा हूँ। इसमें लगभग 15 टॉपिक सेलेक्ट किया हूँ, जो कि मे भी इस बार फिर से 71st बीपीएससी ऐसे पेपर में इससे आ सकता है, ठीक ना। जैसे कि सबसे जो अभी हिटलिस्ट टॉपिक अगले 2-3 साल तक देश की राजनीति में रहेगा, वो कास्ट सेंसस रहेगा। फिर वन नेशन वन इलेक्शन तो खैर है ही, ठीक ना। फिर इंडियन डेमोक्रेसी, चूँकि आज़ाद हुए हमको 75 ईयर्स हो चुका है, हमारे हमारे हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो कितना अभी तक सफल हुआ, वहाँ उसको फंड बन सकता है। फिर जो भारतीय संघवाद के सामने क्या चुनौतियाँ हैं, कितना ये सफल हो, वहाँ उसको फंड बन सकता है। न्यायपालिका जरा कोई एक निबंध आपको में भी देखने को मिल सकता है। आरक्षण से बीपीएससी लगातार क्वेश्चन निबंध में टॉपिक से पूछा, यहाँ से भी आ सकता है। भारतीय मीडिया से आ सकता है, धर्मनिरपेक्षता को फंड आ सकता है। पंचायती राज कितना सफल कितना असफल, यहाँ से भी आ सकता है। जो आपका चुनावी फेवरेज, यहाँ से क्वेश्चन में भी बन सकता है। गठबंधन की राजनीति चूँकि हमारे देश में पिछले 10 साल से है, उसके पहले भी यूपीए गठबंधन की सरकार थी, तो गठबंधन की सरकार से क्वेश्चन में भी ऐसे में बन सकता है। आपका राजनीति का जिस तरह से अपराधीकरण की जो परसेंटेज बढ़ रहा है, तो वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। धर्म और राजनीति को फंड जो आप पूछ सकता है। और ई प्रशासन, ई गवर्नेंस जो आपको एक में भी निबंध आ सकता है। और भ्रष्टाचार, चूँकि इस बार तो इससे क्वेश्चन एक आपका 70 में यहाँ से पूछ भी दिया। तो इन सब टॉपिक पर आप क्या करें, ऐसे लिखने का कोशिश करें। और मैं अपने इस यूट्यूब पर जो मेरा पेड बैच चलेगा, उसमें मैं कोशिश करूँगा इन सारे जितना भी टॉपिक है उस पर मैं आपको कैसे ऐसे लिखना है, हर एक पर मैं प्रैक्टिस करा दूँगा। और इस तरह तैयारी करेंगे निबंध का ना, तो एक भी निबंध आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा और आप आराम से 180 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं। जब से बीपीएससी में निबंध आया है 60 ईयर से, तब से मैं यही प्रयास कर रहा हूँ अपने पेड बैच में भी और अपने यूट्यूब पर भी। इस तक मैं ऑलरेडी लिस्ट देता हूँ और सब पर कैसे कैसे ऐसे लिखना है मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ। और आप किसी का ऐसे वहाँ पे छूटता नहीं, और जो प्रैक्टिस करता हूँ मोटामोटी वहीं से आपका ऐसे आ जाता है। तो आप लोग भी कोशिश करें, जो भी अगर इसकी तैयारी करते हैं, इस तरह के मतलब कि टॉपिक पर अपना काम करें और पर डे बेसिस पर निबंध पढ़ें। आधा घंटा 1 घंटा निबंध का कुछ मतलब कि कंटेंट तैयार करें, या कुछ कविता लिखें, कुछ उसका दोहा या कुछ पंक्ति कहीं से भी सर्च करके एक बनाइए निबंध का डायरी, उसमें सब बात लिखिए। और जब भी कभी आप निबंध उस टॉपिक का लिखा, तो वो जो पंक्ति है, दोहा है, अपने निबंध में आप उसका प्रयोग कीजिए। और न्यूज़पेपर अवश्य पढ़िए, क्योंकि अगर करंट बेस्ड अगर निबंध आएगा किसी टॉपिक पर, जब तक आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे तो आप वहाँ पर उतना अच्छे से नहीं लिख पाएंगे। और एक जो न्यूज़पेपर पढ़ने का एक फ़ायदा ये भी होता है, करंट अफेयर पढ़ने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपका जो लेखन क्षमता भी क्या होता है, डेवलप। इन सब पर आप अपना काम करें। तो ये जो फर्स्ट टॉपिक आपका यहाँ दिख रहा है कि जो कास्ट सेंसस कितना सही कितना गलत है, इस ऐसे को किस तरह से लिखा जाए, मैं इस पर एक चर्चा आपको करता हूँ। बाकी आप इसको लिख कर जो है ना, मैं अपने टेलीग्राम पे जो जिस पर आपको आंसर पीडीएफ भेजना है, मैं उसका एक QR कोड दिया हूँ और उसका आईडी भी दिया। आप वहाँ जाके अपना पीडीएफ क्या करते हैं, भेज सकते हैं। बहुत सारे मेंबर ने, चाहे जीएस पेपर फर्स्ट या सेकंड का जो मैं देता हूँ आपको करंट अफेयर, बहुत सारा कॉपी आया हुआ। जिनका कॉपी चेक नहीं हो वो भी आपको समय पर मिल जाएगा। बहुत का मैं कॉपी चेक करके उन्हीं के मतलब टेलीग्राम पर मैं सेंड कर दिया। आइए इस टॉपिक को पहले शुरू करते। देखिए, कास्ट बेस्ड सेंसस कितना सही कितना गलत। या क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि जातिगत जनगणना एक दो धारी तलवार है, दोनों को सेम क्वेश्चन सेम है, मतलब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आप
आपको लिखना है। तो कास्ट बेस्ड सेंसस कितना सही कितना गलत है, इस तरह के निबंध को 800 वर्ड में लिखने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, ठीक ना। सबसे पहली बात यहाँ पे सिंपल टॉपिक है कि कास्ट सेंसस सही है या गलत। तो सबसे पहले आपको मोटा मोटी ये पता होना चाहिए कि आखिर ये चर्चा में क्यों है, हुआ अभी चर्चा में, देश की राजनीति में चर्चा में क्यों, क्योंकि बिहार में और भी 2 राज्यों में जाति जनगणना हो चुका है और अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा किया है, इसलिए देश की राजनीति में चर्चा का क्या बना हुआ विषय बना। अब इसमें ये सबसे बड़ी बात है, ये आखिर होता क्या है, कास्ट सेंसस होता क्या है, आपको ही बताना पड़ेगा। फिर हमारे देश में जो जाति या कास्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, एंशिएंट काल से अगर हम बात करते हैं तो पहले हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था था, वही वर्ण व्यवस्था बाद में बट गया किस में, गुप्त काल में जाति व्यवस्था में, वो लिखेंगे। फिर मध्यकाल में जाति रहा। जब ब्रिटिश हमारे यहाँ आया तो उस समय भी हमारे देश में कास्ट सिस्टम था, लेकिन अंग्रेज 1881 से जिस तरह से जनगणना शुरू किया तो उसके बाद थोड़ा सा और भी जो है ना, चूँकि इसका फूट डालो और शासन करो की नीति पर वो काम कर रहा था, वहाँ भी जाति का मामला हुआ। फिर 1931 तक कास्ट सेंसस हुआ, लेकिन उसके बाद इसको बंद कर दिया गया। फिर जब देश आज़ाद हुआ तो वहाँ पे जाति जनगणना को, जो वर्तमान में उसमें जो हमारे जो प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, उन्होंने कहा नहीं, देश की एकता अखंडता के लिए कास्ट सेंसस सही चीज़ नहीं है, तो उसने उस पर रोक लगा दिया। फिर आप अभी वर्तमान के देश की राजनीति में आप देखेंगे कि सोशल जस्टिस को लेके सही आंकड़े अभी हमारे देश में मौजूद नहीं, कितना देश में गरीबी है या हमारे देश में कितने लोग अभी भी विकास की धारा उन लोग तक नहीं पहुंच पाई है, या कौन सी जाति का भागीदारी अभी तक नहीं हुआ है, या आरक्षण कितना सक्सेसफुल हुआ है नहीं, इन सब मुद्दों को लेके सब बहुत सारा मतलब कि पॉलिटिकल पार्टी का भी मांग है कि नहीं, देश में एक जो है ना कहीं जातिगत जनगणना हो जाए। ये सब आपको बात लिखना, तब फिर जो है ना इस जातिगत जनगणना का क्या बेनिफिट है, आपको लगभग जो है ना 5-6 इसके जो इम्पोर्टेंट सोशल बेनिफिट क्या है, इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है, पॉलिटिकल बेनिफिट क्या, ये आपको लिखना पड़ेगा। फिर इससे जुड़ा हुआ जो निगेटिव पॉइंट है, जो इससे संबंधित आपकी चुनौतियां हैं, वो भी आपको 5-6 पॉइंट में लिख कर, तब अंतिम में आपको एक अपना जो भी निष्कर्ष है, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू कहता है, जो क्या इसका समाधान हो सकता है, वो लिख कर आपको इस एसे को समाप्त करना है। तो लगभग देखिए 800 वर्ड तक आपको जाना है, ठीक ना। 800 वर्ड अगर जाएंगे, जितना भी मैं आपको अभी डिस्कस किया, अगर आप 800 वर्ड अगर जाते हैं, अगर 80 अगर जहाँ वर्ड का एक पैराग्राफ लिखते हुए तो आपको 10 पैराग्राफ में आंसर, मतलब ये निबंध आप आराम से लिख सकते हैं। तो कोशिश ये करना है कि भूमिका में लगभग 100 वर्ड आप रखेंगे, मोटामोटी 100 वर्ड तो लग ही जाएगा, इससे कहीं ज़्यादा लग जाएगा। और निष्कर्ष में भी आप लगभग 80-100 वर्ड यहाँ रखेंगे। बाकी बॉडी पार्ट में जो भी इसके पॉजिटिव में, इसके निगेटिव में जो है ना 3-3 4-4 पैराग्राफ लिख के आप इस निबंध को अच्छे से लिख सकते हैं। तो आइए इसमें क्या क्या आप पॉइंट ऐड करेंगे वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। आप एक रफ कॉपी ले लीजिए, आप इन सारे की टर्म को लिख लीजिए और फिर एक सिस्टमेटिक वे में लगभग 800 वर्ड में इसको आप आराम से इसको लिख लीजिएगा। देखिए सबसे पहला तो आप यहाँ पे क्वेश्चन यही कि ये कितना सही कितना गलत है। सबसे पहले आप भूमिका में वही कि जाति जनगणना क्या होता है आप ये कर देंगे। आखिर आज़ादी के 75 ईयर्स बाद हमको इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी ये लिखेंगे, ठीक ना, तो वो सब लिख देंगे। बाकी देखिए सिंपल क्वेश्चन ये है कि ये कितना सही कितना गलत है। देखिए कितना सही में क्या क्या आप लिखेंगे, अगर हम सामाजिक या सोशल में पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो गरीब वर्ग की गणना हो पाएगी कि कितने लोग गरीब हैं, और सामाजिक समानता कार्यक्रम हम उन लोग के लिए चला सकते हैं। बिहार का यहाँ केस हिस्ट्री लिखिएगा, जब बिहार का कास्ट सेंसस हुआ तो जो बहुत गरीब लोग थे उनके लिए अलग से स्कीम चलाया गया। फिर डेटा कमी के कारण जो है ना हम कितने गरीब हैं कितने क्या हमको पता नहीं चल पाता है, ये फ़ायदा हो सकता है। दूसरा अगर हम शैक्षणिक स्थिति में देखते हैं तो स्कूल कितने लोग जाते हैं या स्नातक की क्या संख्या, तो इसका भी आंकड़ा हम मेरे पास आ जाएगा। स्वास्थ्य सेक्टर में हम जाएंगे तो जीवन प्रत्याशा कितनी ये हमको पता चल जाएगा। तो ये सब कहीं ना कहीं हमारे के लिए फ़ायदा हो सकता है। जो भी सरकार में लोग हैं, जो भी नीति निर्माण करते हैं, उनके लिए काफ़ी ये अच्छे आंकड़े या डेटा हो सकते हैं। बाकी राजनीतिक अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो अधिक हम युक्ति संगत बना सकते हैं। अगर राजनीतिक क्षेत्र में अगर कोई कास्ट अभी तक पार्लियामेंट तक नहीं पहुंचा है कोई मेंबर, तो उनको हम कुछ विशेष कर सकते हैं। राजनीतिक प्रभुत्व जिनका ज़्यादा है जिस मतलब कास्ट का, उनको कुछ हम कम करके जिनका नहीं उनको बढ़ा सकते हैं, ठीक ना। फिर हम इसमें क्या कर सकते हैं कि जो भी नीति निर्माण होगा
वो क्योंकि हमारे पास एक साक्ष्य आ जाएगा कि हाँ भाई इतना ये परसेंटेज, इतना परसेंटेज इसमें कमी है, तो उसके आधार पर हम कर सकते हैं। दूसरा बात ये है कि अफसरों का हम समान वितरण कर सकते हैं, संसाधनों का समान वितरण कर सकते हैं, जिनके साथ अभी तक संसाधन की पहुंच नहीं हो पाई है, चाहे उनको घर देना हो या संपत्ति का समान वितरण, ये सब कहीं ना कहीं जो है ना ये इसके पॉजिटिव पॉइंट हो गए। इन सब बातों को आप इसमें क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसके जातिगत जनगणना में जो भी लाभ है, इससे कहीं ना कहीं हम सामाजिक न्याय की प्राप्ति कर सकते हैं, समाज विकास की हम प्राप्ति कर सकते हैं, शिक्षा, रोजगार, आय और संपत्ति का समान वितरण कर सकते हैं, ठीक ना। डेटा जब आ जाएगा तो जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं वो उन समुदाय की पहचान कर पाएंगे जो कि सामाजिक आर्थिक रूप से अभी भी हाशिए पर हैं, ठीक ना। और सटीक जाति आधारित डेटा के आधार पर सरकारें विशिष्ट समुदाय के लिए वेलफेयर स्कीम लॉन्च कर सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि हम इसमें कई तरह की चीज़ें जो है ना कर सकते हैं, और ये मेरे लिए कहीं ना कहीं एक लाभकारी हो सकता है। लेकिन हम दूसरी ओर हम जब जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे लिए चुनौतियां भी पैदा करेगा। इसकी हानियां क्या हो सकता है, देखिए पहला हानि तो ये होगा जाति विभाजन का उदय हो सकता है, देश में सामाजिक विभाजन और बढ़ सकता है, वोट बैंक की राजनीति हो सकती है, 50% का जो आरक्षण का है उसका उल्लंघन हो सकता है। यह एक बोझिल प्रक्रिया है, फूट डालो पर यह बेस्ट हो सकता है। और चूंकि हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं जहां हम IT या चंद्रमा और मंगल ग्रह तक पहुंचे, वहां पे फिर से जाति का बात करना क्या हमारे लिए तर्कसंगत है, ठीक ना। और जो है ना, और राजनीति में जाति की जब भूमिका और भी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर इस डेटा गलत हाथों में चला गया, यह सामाजिक भेदभाव को और बढ़ा सकता है। क्योंकि भारत में हजारों जातियां हैं, उपजातियां हैं, उनका सटीक आंकड़ा इकट्ठा करना एक जटिल प्रक्रिया है और महंगी प्रक्रिया भी है, ठीक ना। तो इस तरह से करके इसमें कई सारा जो ना आपका निगेटिव पॉइंट भी इसमें क्या कर सकते हैं, आप डील कर सकते हैं। तो इसका मैं एक डिटेल जो आपको कंटेंट या नोट्स में अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से भी और पॉइंट जोड़ के आप इसको ऐसे में क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा। अब देखिए इसमें ऐसे में आप देखिए दो तरह का लिख सकते हैं, ठीक ना। इसमें एक तो है कि भाई जो बहुत स्टार्टिंग में है, जो जीरो लेवल पे हैं, जो आप अभी तक ऐसे लिखे कभी जीवन में नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं तत्काल के लिए, मेरे ख्याल से वो 300-400 शब्द में ही लिखा। देखिए अगर जो फर्स्ट टाइम ऐसे लिखेंगे तो उनके लिए संभव नहीं कि वो 800 वर्ड में लिख पाए, लेकिन हाँ आप 300-400 शब्द में जरूर लिखें। अब एक सिंपल ऐसे इसमें कैसे लिख सकते हैं, अगर जहाँ इतना आप बहुत बात नहीं लिखेंगे, सिंपल ऐसे में क्या डाल सकते हैं कि आप सिंपल शुरू कीजिए कि बेसिक से कास्ट क्या होता है। कास्ट हमारे समाज का एक विशेषता है, ठीक ना। जाति की पहचान मतलब कि एक जो है ना व्यक्ति, हमारे देश समाज में जो व्यक्ति का जो मेन पहचान जाति से होता है, और ये जाति आपका होता है जन्म आधारित, आप इसको चेंज भी नहीं कर सकते। ये मोटा मोटी जाति क्या आप वो लिख सकते हैं। फिर हमारे देश में जाति का अगर जब उद्भव हम देखते हैं तो जो पोस्ट वैदिक काल में जब वर्ण व्यवस्था आया, फिर गुप्त काल में जाति व्यवस्था आ गई, मध्यकाल में बना रहा, फिर आधुनिक काल में जब ब्रिटिश आया तो 1881 में जनगणना हो जो 1931 तक चला, और ब्रिटिश काल में जाति कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर था। अपर कास्ट, लोअर कास्ट, इसमें B.R. अम्बेडकर का कुछ आप बात लिखा सकते हैं, जाति को लेकर क्या कहते हैं, या गांधी जाति को लेकर क्या कहते हैं, ये सब उनके कुछ थॉट को इसमें आप डाल सकते हैं, ठीक है। फिर आप जो है ना इसमें वही कि जनगणना फिर क्या होता है, इसके क्या लाभ है, क्या होने, अंतिम में आप एक निष्कर्ष, ये मतलब कि 300-400 शब्द में आसान शब्द में आप लिख सकते। लेकिन हाँ जो ऑलरेडी पहले से निबंध लिख चुके हैं वो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है ये कम से कम 800 शब्द में काफ़ी अच्छे से निबंध को क्या करें, लिखने का प्रयास करें। अब देखिए इसमें कुछ और हम इनपुट आपको बताने का कोशिश करते हैं, क्या क्या इसमें डाल सकते हैं भूमिका के लेवल पे, निष्कर्ष के लेवल पे, जिसमें आपका ऐसे और अच्छा हो जाए। देखिए आप इसको भूमिका में एक कविता यहाँ पे पंक्ति लिख सकते हैं, जाति आदिम सभ्यता का नुकीला औजार है जो सड़क चलते आदमी को कर देता है छलनी। एक तुम हो जो अभी तक इस जाति से चिपके हो, ना जाने किसने तुम्हारे गले में डाल दिया जाति का फंदा, जो ना तुम्हें जीने देता है ना हमें, ठीक ना। ये ऐसा करके उपरोक्त पंक्तियाँ भारतीय समाज में सदियों से चली आ रही जाति प्रथा की जकड़न तथा उसके दुष्परिणाम को बयां कर रही है, जिसने देश के सामाजिक ताने बाने को तोड़ने का काम किया। परंतु पिछले 3-4 वर्षों से देश में जातिगत जनगणना का मुद्दा राष्ट्र विमर्श का केंद्र बिंदु रहा है। इसी कड़ी में हाल ही में केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना की घोषणा की है। आप ऐसा भूमिका, अब इसके बाद क्या लिखेंगे, तो अब यह जानना या चर्चा करना आवश्यक हो जाता है कि आखिर जातिगत जनगणना क्या है, यह कितना सही है, कितना गलत है, आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी इसे आखिर कराने की क्यों आवश्यकता है, इसके लाभ और हानि की चर्चा करना अति आवश्यक है। आप इस तरह के क्वेश्चन उठा देंगे। अब लिखेंगे
हम सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में कि यह होता क्या है। आप जाति क्या होता है वो लिख देंगे, फिर ये क्यों है, ये कब से है, उतना इतिहास हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिख देंगे, ठीक ना। तब आप इसको ये क्या होता है कब से, इसको जानने के बाद आप इसमें आप क्या लिखेंगे। अब हम इसमें अगर हम इसकी चर्चा की बात करते हैं या इसे कितना सही है, हम इसमें निम्नलिखित चीज़ों को निकाल सकते हैं। अब इसमें जो भी 3-4 आपको पैराग्राफ होगा इसके जो कितना सही है, चाहे तो जो मैं अभी ऊपर डिस्कस किया आप वो लिखेंगे। तब आप ये लिखेंगे कि ये बात सही है कि उपरोक्त इसमें जाति जनगणना से हमको उपरोक्त फायदा दिखाई पड़ता है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह भी है, तो इसका आप क्या करेंगे निगेटिव। इसमें भी लगभग 3-4 पैराग्राफ लिखेंगे। अब जब ये इसके पॉजिटिव निगेटिव बात आप लिख देंगे, तब आप अंतिम में निष्कर्ष के रूप में क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। आप इसमें ये लिखिएगा उपरोक्त इसके कितना सही कितना गलत दोनों पक्षों पर चर्चा या विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है जातिगत जनगणना एक दोधारी तलवार है। एक ओर जहां इससे सामाजिक न्याय विकास को बढ़ावा मिलने एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है, यह उन समुदायों को मुख्य धारा में लाने में मदद कर सकता है जो ऐतिहासिक रूप से वंचित रहे। दूसरी ओर इसके गलत उपयोग से सामाजिक तनाव, राजनीतिक अस्थिरता, जातिगत पहचान को भी मजबूती का खतरा है, ठीक ना। तब अंतिम में इसमें यही आप अंतिम यही लिखिएगा कि इसलिए जाति जनगणना को लागू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने चाहिए। सबसे पहला इसमें लिख सकते हैं कि डेटा संग्रह की प्रक्रिया को काफ़ी बढ़ाना पड़ेगा, पारदर्शी गोपनीय बनाना चाहिए ताकि व्यक्तिगत गोपनीयता इसका उल्लंघन ना हो। दूसरा कि आंकड़े के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त कानूनी ढांचा तैयार करना चाहिए। तीसरा, गणना के परिणाम को केवल सामाजिक कल्याण नीति निर्माण के लिए उपयोग होना चाहिए, ना कि राजनीतिक लाभ के लिए। तभी हम एक जाके 2047 तक एक विकसित भारत का निर्माण हम कर सकते हैं। ऐसा करके आप इस निबंध को एक एंडिंग पॉइंट पर जा सकते हैं। देखिए ये सिर्फ मैं डिस्कस किया कि आप इसमें इन सब बातों को जोड़ सकते हैं। अगर आपके पास इससे भी बेहतर थॉट प्रोसेस है, अच्छा सोचे हैं, तो उसको भी आप अपने निबंध में जरूर लिखें। सिर्फ देखिए एज ए मेंटर मेरा एक काम है आप कैसे स्टार्ट करें। कई लोगों को क्या होता है, जब मैं बैच लेता हूँ या मैं जब कॉपी चेक करता हूँ देखता हूँ कि वो सही तरह से स्टार्ट ही नहीं कर पाते। कैसे भूमिका लिखें, कैसे बॉडी पार्ट में क्या बात लिखें, कैसे मतलब कि बॉडी पार्ट में डिफरेंट में पॉइंट कैसे डालें, ये बहुत के कॉपी में नहीं देखता हूँ। तो बस इस लेक्चर के थ्रू मैं यही कोशिश करता हूँ कि आप अपने एसे को कैसे 800 शब्द तक इजीली पहुंचा सकते हैं। मैं सिर्फ वही डिस्कस करूँ, ठीक है। बाकी आप इसको लिखने का प्रयास कीजिए। बाकी मैं इसका डिटेल कंटेंट या इसका मुनाफा मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप उसको वहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।